दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस आज़ादी की भारत ने बहुत कीमत चुकाई है और आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से सीमा के दोनों ओर लाशों के ढेर लगे थे। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से भारत में लाशों से भरकर ट्रेनें आई थी। अब इन सब विषयों पर मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस स्वतंत्रता को बहुत संभाल के रखना। आप सभी को एक बार फिर बधाई। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। दोस्तों, कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ न केवल रेप हुआ है बल्कि नृशंस हत्या कर दी गई है। देश भर के डॉक्टरों में रोष है, लेकिन मेरा कहना है कि देश भर के डॉक्टरों में नहीं, देश भर के नागरिकों में ये रोष होना चाहिए था। क्योंकि ऐसी घटनाओं पर भारत के राजनीतिक दलों में बहुत रोष नहीं होता है। वो तो हर घटना का नफा नुकसान तोलते हैं कि इस घटना से उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, और इसीलिए कई बार वो वास्तविक घटना को नकार देते हैं और कई बार झूठी घटना को वास्तविक बना देते हैं। और हमने तो पिछले दिनों ये भी देखा है कि उन्होंने दुष्कर्म जैसी घटना का फिल्मांकन भी किया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक दुष्कर्म कांड बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस केस की सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि एक गांव में खेत की मेंढ को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर हमला किया था। जिस पक्ष की महिलाओं पर हमला हुआ था वो भी झूठा रेप का मुकदमा कायम नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही यह घटना दिल्ली के स्थित एक केंद्रीय राजनीतिक दल की PR एजेंसी को पता लगी, उन्होंने उस परिवार को अपने प्रभाव में ले लिया और एक दुष्कर्म का केस रच दिया गया। अचानक लोगों ने यह देखा कि परिवार की ओर से पूरे घूंघट में, गांव की जैसी धोती साड़ी पहने एक भाभी कि मैं लड़की की भाभी हूँ, वो पत्रकारों से और पुलिस से बात करती थी, और एक चाचा बन के एक युवक, एक आदमी से वो बात करते थे। अब गांव वालों को शक हुआ कि भाई इस घर में ना कोई भाभी है और ना कोई चाचा है, अचानक ये दो लोग कौन से आ गए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भाई इस लड़की की कोई भाभी नहीं है और इसके कोई चाचा नहीं है। अब पत्रकारों से ये बात पुलिस तक बात पहुंची। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी तो भाभी भाग गई, लेकिन वो भाभी बाद में पकड़ी गई। और आप जानते हो भाभी कौन थी? JNU दिल्ली के नक्सलवादी छात्र संगठन की महिला सदस्य थी। फिर उस चाचा पकड़ में आ गया पुलिस की, और वो चाचा कौन था? केरल का एक पत्रकार था। ये दोनों उस राजनीतिक दल की PR एजेंसी में काम करते थे। तो एक भाभी का रोल निभा रहा था, महिला भाभी का रोल निभा रही थी, और पुरुष चाचा का रोल निभा रहा था। खैर वो केस खत्म हो गया, मैं अब उस केस से अलग लेके चलता हूँ। तो इसलिए इस तरह की घटना राजनीतिक दलों का बहुत बुरा व्यवहार है। तो मेरा इसीलिए कहना यह है कि रोष हम नागरिकों को ही व्यक्त करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, पहले दिन तो प्रतिक्रिया से ममता बनर्जी जी की ऐसा लगा कि वो चाहती हैं घटना निष्पक्ष रूप से खोली जाए, जो भी दोषी हो उनको तत्काल पकड़ा जाए। उन्होंने बयान भी दिया कि उन्हें CBI जांच पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लड़की के परिजनों को CBI जांच के लिए कोर्ट जाना पड़ा। और फिलहाल इस वक्त की स्थिति यह है कि CBI के पास पूरा कोर्ट है, पूरा जांच है। तो इसलिए मैं फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि पुलिस ने एक संजीव राय नाम के ड्रग एडिक्ट को पकड़ के उससे यह कबूल करवाया है कि उसने ही यह रेप और हत्या करी है। लेकिन लड़की के पुलिस वालों को, डॉक्टर लड़की के घर वालों को इस बात पर विश्वास नहीं। उनका कहना यह है कि लोकेशन ऑफ क्राइम, वहाँ की जो लोकेशन है वो ये कह रही है
कि अकेला संजीव राय इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता और कुछ और लोग इसमें शामिल हैं। और उनका आरोप यह है कि पुलिस किसी के दबाव में और मेडिकल कॉलेज उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई, हालांकि पुलिस ने खंडन किया कि क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उनका कहना यह था रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई। और भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगे हैं। फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि सीबीआई के पास केस चला गया है। दोस्तों, एक्चुअली बहुत दुखद बात यह है कि भारत के राजनीतिक दल संवेदनाहीन हो चुके हैं। और कम से कम ये जो कलकत्ता वाला सीन है, ये इस घटना में कि वहाँ के जो मैं सीन का विवरण नहीं कर सकता, वो इतना दर्दनाक है, इतना संवेदनशील है कि आप लोगों ने सब पढ़ ही लिया होगा। मतलब पूरी नृशंसता दिखलाई है, पूरी दरिंदगी दिखलाई है हत्यारों ने, बलात्कारियों ने। और सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे जितना शक्तिशाली हो और चाहे जिस राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी महिलाओं पर हो रहे जुल्म को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं पर जुल्म करने वालों को मिलने वाली सजा का भी प्रचार किया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, जल्दी से जल्दी जांच करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जो भी दोषी हो उन्हें जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। और सभी राजनीतिक दलों से एक ये विनम्र अनुरोध है कि राजनीति ना इसमें करे और ना इस तरीके के अन्य केसों में करे। वो चाहे किसी राज्य में घटित हो, चाहे भारत में घटित हो और चाहे भारत से बाहर घटित हो, कम से कम ऐसे केसों में राजनीति बचनी चाहिए। दोस्तों, विनेश फोगाट का मामला आखिरकार निबट गया है। जैसा होना था, जो नियम था वही हुआ। जो कुछ भी हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा, सब कुछ राजनीतिक कारणों से हो रहा था। विनेश फोगाट निश्चित रूप से वजन बढ़ने के कारण अयोग्य थी, लेकिन भारत सरकार को कुछ राजनीतिक कारणों से ये दिखाना था कि हमने देश के सर्वोच्च वकील विनेश फोगाट को उपलब्ध कराए हैं और ओलंपिक एसोसिएशन से लेकर CAS तक जहाँ पर भी अपील करी जा सकती है, हमने अपील करी है। वास्तविकता यह है कि ये सब कुछ राजनीतिक दबाव था और राजनीतिक कारणों से हो रहा था। मैंने आपको घटना का मूल कारण पहले भी बताया था कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और विनेश फोगाट को कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की बात चल रही थी। वहाँ पर सुरजेवाला गुट और दीपेंद्र हुड्डा गुट की प्रतिद्वंदिता को देखते हुए तो कांग्रेस चाहती थी विनेश फोगाट को वही पदक लेके आए तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे को के रूप में प्रोजेक्ट करने में बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें एक अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन विनेश फोगाट असफल हुई और आपको मैंने पहले ही बताया था, एक और ओलंपिक में वो वजन बढ़ने के कारण बढ़ चुकी हैं, 3 ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। मुझे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने किसी ओलंपिक में पदक नहीं जीता। तो लेकिन कांग्रेस ने इस बात को हल्ला बनाया, कुछ जातिवादी लोगों ने और कांग्रेस समर्थक लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे आरोप लगाए, उल्टे सीधे कमेंट्स करे। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि उन्होंने किस तरीके की मतलब अपनी मूर्खता दिखाने वाले कमेंट भी किए। फिलहाल अब मामला बिल्कुल दूध की तरह, दूध और पानी की तरह साफ अलग अलग है कि महिला के विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिलेगा, वो अयोग्य घोषित हो गई थी। अब सवाल यह है कि विनेश फोगाट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पहले तो अभी यह निश्चित नहीं है कि विनेश फोगाट राजनीति करेंगी या नहीं करेंगी। अगर राजनीति करेंगी तो कांग्रेस में जाएंगी या भाजपा में जाएंगी। लेकिन यदि वो कांग्रेस में जाती हैं तो मुझे लगता है अब कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में संकोच करेगी, इसलिए कि उनके पास कोई पदक नहीं है, वो एक हारी हुई खिलाड़ी है। उनके पास यदि ब्रॉन्ज मेडल भी होता तो भी कांग्रेस कुछ सोच सकती थी। तो अब सुरजेवाला गुट का भी दबाव हाईकमान पर रहेगा और हुड्डा गुट का भी दबाव हाईकमान पर रहेगा कि भाई अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा हम में से किसी एक को घोषित करो। लेकिन हाँ, यदि कांग्रेस में शामिल होती है तो विनेश फोगाट को निश्चित रूप से विधानसभा का टिकट जरूर मिल जाएगा और यदि सरकार बनी तो हो सकता है कोई उन्हें मंत्री पद भी मिल जाए।
लेकिन ये राजनीति है, हो सकता है राजनीति विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल ना हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ नहीं पता लगता। सुबह को नेताजी जिस दल को गाली देते हैं, शाम को उसी दल के कार्यालय में बैठे मिलते हैं। तो ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। तो अभी तो हमें बहुत ज़्यादा विनेश फोगाट के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो राजनीति में शामिल होने का ऐलान न कर दें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन करे थे, उससे यह बिल्कुल आशंका थी कि वो कांग्रेस का मोहरा बनकर काम कर रही है और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है और वो उसी कांग्रेस में अपने आप को एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अब ओलंपिक मेडल का तो पूरा झगड़ा खत्म हो गया। अब तो देखना यह है कि विनेश फोगाट का राजनीतिक निर्णय क्या होगा और राजनीतिक निर्णय के बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। दोस्तों, आज की बात में सिर्फ इतना ही। कल फिर किसी विषय पर मिलूंगा और अंत में फिर कहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे किसी विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।